आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के साइंस में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसके पहले तक हम लोग अपने इस क्लास 6 के साइंस में चैप्टर नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। देखिए, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले चैप्टर के मतलब को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। चैप्टर का नाम है बेसिकली गेटिंग टू नो प्लांट्स। मतलब इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, चैप्टर का नाम यदि आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है गेटिंग टू नो प्लांट्स, मतलब हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में किस बारे में बात करने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं ना। जैसे प्लांट में अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं, छोटे होते हैं, मीडियम साइज होते हैं, बड़े भी होते हैं, है ना। फिर से प्लांट में ही हमारा पाया जाता है रूट, स्टेम, है ना, लीफ, अलग अलग प्रकार के चीज़ें भी हमारे प्लांट में पाए जाते हैं। तो पूरा का पूरा ओवरऑल हमारा जो पूरा चर्चा चलेगा वो केवल और केवल प्लांट को लेकर ही चलेगा, ठीक ना। छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, मीडियम साइज प्लांट, प्लांट में पाए जाने वाले लीफ, रूट्स, स्टीम, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। मतलब इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से केवल और केवल किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और प्लांट के अलग अलग बारे, मतलब प्लांट के अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीखेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या नया नया बात लिखा हुआ है। आइए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो यहाँ पे 3 प्रकार के प्लांट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा हर्ब्स, दूसरा श्रब्स और तीसरा ट्रीज। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होता है और ट्रीज क्या होता है। दोनों तीनों अलग अलग होता है, ध्यान रखो। देखो, तीनों होता प्लांट ही है, लेकिन तीनों है क्या? अलग अलग साइज के प्लांट हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हर्ब्स के बारे में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है दीज प्लांट्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। मतलब हर्ब्स जो होता है ना, बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता, ये छोटा प्लांट होता है। मतलब ये छोटा प्लांट होता है और इसके बहुत सारे ब्रांचेज नहीं होते हैं। मतलब कि इसका बहुत सारा टहनी इधर उधर इधर उधर निकला हुआ नहीं रहता है। पहला बात, हर्ब्स छोटा प्लांट होता है। दूसरा बात, इसका क्या ब्रांच बहुत सारा होगा? नहीं, इसके बहुत सारे ब्रांच नहीं होते हैं। अच्छा ना, इसका ना पहले एक आप एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। इसका एग्जाम्पल है टोमेटो और तुलसी। टमाटर का पेड़ देखा है आप लोगों ने? टमाटर का पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि टमाटर का पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता। उसी प्रकार से तुलसी, है ना, तुलसी का भी पेड़ उतना बड़ा नहीं होता है। मतलब कि टमाटर का हो गया, तुलसी का हो गया, ये सब उतने बड़े नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो घुटना है उससे थोड़ा सा ऊपर बड़ा हो सकता है, लेकिन उतना बड़ा भी ये नहीं होता है, ठीक ना। तो हर्ब्स का मतलब हो गया ऐसे प्लांट जो कि छोटे होते हैं और जिसके पास ज़्यादा ब्रांच नहीं होता है। मतलब कि ये ज़्यादा फैला हुआ, ज़्यादा घना वो दिखता नहीं है, ठीक है। दे हैव सॉफ्ट एंड फ्लैक्सिबल स्टीम। स्टीम का मतलब टहनी। हर्ब्स का जो टहनी होता है वो सॉफ्ट होता है और फ्लैक्सिबल होता है। मतलब कि यदि आप इसके टहनी को छुएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। और दूसरा, आप इसको मोड़ेंगे तो वो मुड़ भी जाता है, क्योंकि ये क्या ऐसा होता है? फ्लैक्सिबल होगा। कैसा होगा? फ्लैक्सिबल होगा, ठीक है। तो हर्ब्स का जो टहनी है वो सॉफ्ट होता है, पहला बात। दूसरा बात, वो फ्लैक्सिबल होता है, मतलब कि वो लचीला होता है। अगला, द कलर ऑफ द स्टीम इज ग्रीन। हर्ब्स का जो स्टीम होता है, यानी कि हर्ब्स का जो टहनी होता है वो किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा, यानी कि हरा कलर का होगा। एग्जाम्पल अभी आपने देख ही लिया, टोमेटो और तुलसी। तो टोमेटो, तुलसी, ये सब एग्जाम्पल हो गया हमारा हर्ब्स के बारे में। तो हर्ब्स के बारे में 2-3 बातें आपको ध्यान रखने हैं। पहला ये कि हर्ब्स छोटा प्लांट होता है, इसके बहुत सारे ब्रांचेज नहीं होते हैं, मतलब कि उतना ज़्यादा भी घना नहीं होता है, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, इसका जो स्टीम होता है वो सॉफ्ट और फ्लैक्सिबल होता है, मतलब कि थोड़ा सा छूने में अच्छा लगेगा। और फ्लैक्सिबल का मतलब वो लचीला होता है, आराम से वो उसको आप मोड़ भी सकते हैं। स्टीम का जो कलर होगा वो ग्रीन होता है, यानी कि टहनी किस रंग का होगा? ग्रीन कलर का होगा। इसका 2 एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, टोमेटो और तुलसी, ठीक है। तुलसी का पौधा जिसका हम लोग पूजा भी करते हैं। अगला हमारा है श्रब्स। आइए थोड़ा सा बात करते हैं श्रब्स के बारे में।
अ श्रब इज लॉन्गर देन अ हर्ब इन साइज। सबसे छोटा प्लांट कौन सा हो गया हमारा? हर्ब्स। उससे बड़ा प्लांट की यदि हम लोग बात करें, यानी कि हर्ब से जो बड़ा प्लांट होगा वो होगा हमारा श्रब्स। तो सिंपल से यदि आपको कोई पूछे कि बताओ श्रब्स क्या होता है, सिंपल से बताना है कि हर्ब से जो बड़ा प्लांट होगा वही हमारा हो जाएगा श्रब्स, पहला बात। दूसरा बात, श्रब्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टीम, मतलब कि इसके पास एक टहनी में बहुत सारे ब्रांचेज निकले होते हैं, मतलब कि ये थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ दिखेगा, ज़्यादा ये घना दिखेगा आपको। मतलब कि हर्ब्स का ये जस्ट क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। हर्ब्स छोटे प्लांट होते हैं, ये छोटे हर्ब्स से थोड़ा बड़ा होता है। हर्ब्स के पास ब्रांचेज उतना नहीं होता है, लेकिन श्रब्स के पास ब्रांचेज बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रब्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टीम, यानी कि टहनी के पास बहुत सारे ब्रांचेज फैले हुए होते हैं। एक टहनी के पास बहुत सारा ब्रांच होगा, मतलब कि एक टहनी बहुत ज़्यादा फैला होगा, है ना, घना होगा, यानी कि ब्रांचेज बहुत सारे होते हैं श्रब्स के पास। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अगला है, द स्टीम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। इसका जो टहनी होता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, यानी कि हार्ड होता है, लेकिन बहुत पतला होता है। हार्ड तो होगा, मजबूत तो होगा टहनी, लेकिन वो टहनी होता कितना है? बहुत ज़्यादा पतला होता है, मोटा नहीं होता है। मतलब पतला होने के बावजूद भी इसका टहनी जो है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, हार्ड होता है। किसका? श्रब्स का। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, रोज़ का प्लांट, हिबिस्कस का प्लांट, ये सब जो प्लांट हैं ये सब हमारे श्रब्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? श्रब्स कहलाएंगे। ठीक है, तो श्रब्स में भी जो आपको 2-3 बातें याद रखने हैं वो ये, पहला, श्रब्स का जो साइज है वो हर्ब से बड़ा होगा, पहला बात। दूसरा बात, श्रब्स के पास ब्रांचेज होंगे, हर्ब्स के पास ब्रांच नहीं होता है उतना ज़्यादा। तीसरा बात, श्रब्स का जो स्टीम है यानी कि जो टहनी है वो मजबूत होगा, लेकिन पतला होगा। पतला होने के बावजूद भी कैसा होता है? ये मजबूत होता है, हार्ड होता है। उसके बाद श्रब्स का एग्जाम्पल ले हम लोग तो रोज हो गया, हिबिस्कस का प्लांट हो गया, ये सब हमारा कहलाता है श्रब्स, क्योंकि इसका जो साइज है वो हर्ब से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, यदि आपने देखा होगा रोज का प्लांट, हिबिस्कस का प्लांट, तो ये साइज में थोड़ा बड़े होते हैं। ठीक ना, आगे बात करते हैं। अगला हमारा है ट्री। ट्री क्या होता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट जो लिखा गया है ट्री में वो ये कि अ ट्री इज वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टीम। हर्ब्स और श्रब्स इन दोनों से जो बड़ा होगा वो कहला जाएगा ट्री, यानी कि ट्री जो होता है वो दोनों से बड़ा होता है। तो अ ट्री इज वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टीम। सोचो, कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि ट्री हर्ब से भी बड़ा होगा और श्रब से भी बड़ा होगा। ये लंबे प्लांट होते हैं और इसका जो स्टीम होता है ना वो हार्ड भी होता है और मोटा भी होता है, यानी कि इसका जो टहनी है वो मोटा भी होगा, और मोटा है तो ऑब्वियस ये बात है वो मजबूत भी होगा। ठीक है, तो पहला बात, ट्री जो है वो हर्ब्स और श्रब्स दोनों से बड़ा होता है, यानी कि लंबे प्लांट को हम लोग ट्री बोलते हैं, पहला बात। दूसरा बात, ट्री का जो स्टीम होता है यानी कि इसका जो टहनी होता है वो मोटा तो होता ही है, साथ साथ मजबूत भी होता है। ठीक है, अगला बात, द स्टीम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। मतलब कि ट्री का जो स्टीम होता है, जो ब्रांच होता है, उसमें भी ब्रांच थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ये ब्रांच ज़मीन से बहुत ऊपर होता है। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, आम का पेड़ है ना, बबूल का पेड़, बरगद का पेड़, अमरूद का पेड़, इन सब में जो टहनी पाए जाते हैं, इन सब में जो ब्रांचेज पाए जाते हैं वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर होता है, और ब्रांचेज इसमें बहुत सारे होते हैं, यानी कि इसमें ब्रांच ज़्यादा होगा और ज़मीन से ऊपर पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर पाया जाता है। इसके एग्जांपल का बात करें हम लोग ट्रीज़ का, तो ट्री का बहुत सारा एग्जांपल है। मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, है ना, ये सब का सब हमारा क्या कहला जाएगा? ट्री का एग्जांपल हो जाएगा। तो ट्री में जो आपको 2-3 बात याद रखना है, पहला वो ये कि ये हर्ब्स और श्रब्स दोनों से लंबा होता है, पहला बात। दूसरा बात, इसका जो स्टीम होता है यानी कि इसका जो टहनी होता है वो मोटा तो होता ही है, साथ ही साथ मजबूत भी होता है। उसके बाद ये याद रखना है कि जो इसका ब्रांच होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांच होते हैं इसके पास, यानी कि अलग अलग ब्रांच ये फैला हुआ था, मतलब ये थोड़ा फैला हुआ दिखेगा आपको, बहुत ज़्यादा घना दिखेगा। ठीक है, और इसका जो ब्रांच होता है यानी कि इसका जो स्टीम होता है, टहनी होता है, वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर होता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल का बात करें तो मैंगो ट्री हो गया, गुआवा ट्री हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये 2 कॉमन एग्जाम्पल है।
समझ में आया बात? तो ये हो गया हमारा हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में एक छोटा सा जानकारी। चलिए पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि क्लाइंबर्स क्या होता है और क्रीपर्स क्या होता है। हालांकि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स ये मतलब पहली बार आप इस वर्ड को नहीं सुन रहे हैं। आपने क्लास 5 में 4 में भी पढ़ा होगा क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, हाँ पढ़े जरूर हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा भूल गए होंगे कि क्लाइंबर्स क्या था और क्रीपर क्या था। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्लाइंबर क्या होता है और क्रीपर क्या होता है। देखिए पहले हम लोग बात करेंगे क्रीपर्स के बारे में। हालांकि क्लाइंबर पहले है यहाँ पे टॉपिक में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम लोग बात कर लेंगे क्रीपर्स के बारे में। देखो क्रीपर होता क्या है। प्लांट्स with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। क्रीपर्स का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसका टहनी ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ऐसा प्लांट जिसका टहनी क्या होगा, बहुत कमज़ोर होगा, पहला बात। दूसरा बात, इतना कमज़ोर है कि ये टहनी इसका सीधा सीधा खड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा प्लांट जिसका टहनी बहुत कमज़ोर होता है वो कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, तो वो ज़मीन में लेटा रहता है हमेशा और पूरे ज़मीन में फैल जाता है। तो इस प्रकार के प्लांट को हम लोग बोल देंगे क्रीपर्स बोल देंगे। तो क्रीपर्स में ये बात ध्यान रखना है कि पहला बात, इसका जो टहनी होगा, इसका जो स्टीम होगा वो मजबूत नहीं होता है, बड़ा कमज़ोर होता है। और कमज़ोर है तो क्या ये सीधा खड़ा हो पाएगा? इस प्रकार का प्लांट बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो जब ये प्लांट खड़ा नहीं हो पाता है तो ये क्या कर देता है, फिर ज़मीन में लेटे लेटे ही अपना साइज बढ़ा लेता है और पूरे ज़मीन को ये घेर लेता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रीपर्स। इसका एग्जाम्पल वाटरमेलन प्लांट। तो अच्छा, वाटरमेलन प्लांट कभी आपने देखा है, यानी कि तरबूज का जो पेड़ होता है, कभी आपने देखा है? आप लोग नहीं देखे होंगे शायद। पेड़ नहीं होता है तरबूज का, होता है। समझिए, तरबूज का प्लांट आप लोग नहीं देखे हैं, लेकिन हमने देखा। आपको बताते होता कैसा है। तरबूज का जो प्लांट होता है ना, बड़ा उसका टहनी कमज़ोर होता है, वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। तो वो ज़मीन में लेट जाता है पूरा, और ज़मीन पे लेट के पूरा ज़मीन को वो ढक लेगा और ज़मीन पे ही तरबूज उगता है। ध्यान रखना, ज़मीन पे ही तरबूज का खेती होता है। और तरबूज हमारे बिहार में खास करके कब मिलता है? गर्मी के समय में, है ना। मई जून के महीने में तरबूज मिलता है, क्योंकि बिहार में तरबूज का जो खेती होता है वो कब होता है? वाटरमेलन का गर्मी के समय में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रीपर्स याद रहेगा क्या होता है। क्रीपर्स मतलब ऐसा प्लांट जिसका टहनी यानी कि स्टीम कमज़ोर होता है, तो वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाता है। और जब वो खड़ा नहीं हो पाता है तो वो लेटे लेटे ही अपना प्लांट ग्रो कर लेता है। ठीक, और वो पूरे ज़मीन को घेर लेता है, मतलब पूरे ज़मीन पे वो फैल जाता है। इस प्रकार के प्लांट को हम लोग कहते हैं क्रीपर। एग्जाम्पल हो गया आपका वाटरमेलन प्लांट बेसिकली। अगला है हमारा क्लाइंबर्स। आइए थोड़ा सा हम लोग क्लाइंबर के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, और ये क्लाइंबर है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा प्लांट जो क्या कर सके, किसी लकड़ी का या फिर किसी टहनी का, किसी दीवार का सपोर्ट उसको यदि मिल जाता है तो वो आराम से ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, जैसे मनी प्लांट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। तो क्लाइंबर्स का तो देखो, प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। मतलब ऐसा प्लांट जो किसी चीज़ का सपोर्ट लेके, मदद लेके वो ऊपर चढ़ जाता हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक प्लांट लगाया, उसको सपोर्ट मिल गया एक लकड़ी का, एक टहनी का, या फिर एक दीवार का, किसी भी चीज़ का जिसको सपोर्ट मिल गया तो उसी के सहारे वो ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार के प्लांट को हम लोग कहते हैं क्लाइंबर। एग्जाम्पल है हमारा पी प्लांट, यानी कि मटर का प्लांट। मटर का प्लांट को भी यदि आप सहारा दे दे किसी चीज़ का, लकड़ी का, दीवार का, किसी भी चीज़ का, तो वो आराम से उस दीवार पे, लकड़ी पे चढ़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप और दे सकते हैं, बताइए। अभी आपने बोला एक एग्जाम्पल मनी प्लांट, ये भी सही बात है। मनी प्लांट जो हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, यदि आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे ना, किसी खिड़की में उसको, किसी खिड़की से लगा के उसको सपोर्ट दे देंगे, या फिर कोई लकड़ी उसके आगे रख देंगे ताकि उसके ऊपर वो आराम से चढ़ सके, तो ये होता है हमारा क्लाइंबर। तो मनी प्लांट हो गया, पी प्लांट हो गया, ये सब ऐसे प्लांट है जो कि क्लाइंब करते हैं, मतलब कि जिसको किसी चीज़ का सपोर्ट मिल गया तो ये आराम से ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा क्लाइंबर। तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दोनों आसान टर्म है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज भी आज बच्चा कर जाता है, तो इतना ध्यान रखना है कि क्लाइंबर मतलब जो क्लाइंब कर सके, जो चढ़ सके, और जो बच गया वो क्रीपर। सिंपल, मतलब जो चढ़ पा रहा है दीवार का सपोर्ट लेके, लकड़ी का सपोर्ट लेके, किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके वो ऊपर चढ़ पा रहा है वो क्लाइंबर है। और जो नहीं चढ़ पा रहा है, वो जमीन में लेटा हुआ है, वो हमारा हो गया
क्रीपर्स। ठीक है, चलिए ये दोनों भी हमारा कंप्लीट हुआ, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। अगला है स्टेम। स्टेम का मतलब सिंपल सा होता है टहनी। स्टेम का मतलब क्या होता है? टहनी। आप किसी भी प्लांट को उठाइए उसका टहनी होता है। जैसे आम का पेड़, क्या उसके पास टहनी नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। अमरूद का पेड़, क्या उसके पास टहनी नहीं होता है? होता है। तो स्टीम यानी कि टहनी को ही हम लोग कहते हैं स्टीम। तो आइए इसके बारे में क्या लिखा हुआ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे लीफ पे। देखिए पहला पॉइंट जो इसमें लिखा गया वो ये, इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट का सबसे मेजर पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यदि कोई है तो वो कौन है? स्टीम है। क्योंकि कोई भी प्लांट यदि आपको इतना घना हरा भरा दिखता है तो किसके वजह से? क्या पत्तों के वजह से? नहीं, स्टीम के वजह से। यदि स्टीम होगा तो पत्ता उसमें अपने आप आ जाएगा, लेकिन मान लो स्टीम है ही नहीं तो पत्ता कहाँ से आएगा? हाँ या ना? तो एक प्लांट का जो सबसे मेन पार्ट, देखो प्लांट में मेन पार्ट बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे मेन पार्ट में हमारा एक और कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है? स्टीम भी है। तो इतना जो आपको पेड़, कोई भी पेड़ इतना जो हरा भरा घना दिखता है ना, ये किसके वजह से होता है? स्टीम के वजह से। क्योंकि स्टीम रहेगा तो फ्लावर, लीव्स अपने आप आ जाएगा। लेकिन स्टीम ही नहीं रहेगा, टहनी ही नहीं रहेगा, तो उसमें फ्लावर भी नहीं आएगा और लीफ भी नहीं आ पाएगा कभी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टीम। ठीक है, अगला, द स्टीम बियर्स ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यानी कि जो स्टीम है, यानी कि जो टहनी है, यही टहनी बाद में आगे चल जाके अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब कि पहले स्टीम होता है, वो स्टीम भी जब अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाए तो वो और घना हो जाता है और फैल जाता है। ठीक है, और तो स्टीम से ही आपका निकलता है ब्रांचेज, स्टीम से ही, स्टीम में ही लगा रहता है आपका लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। यानी कि अलग अलग प्रकार के ब्रांचेज निकलना, अलग प्रकार के लीव्स निकलना, फ्लावर्स निकलना, फ्रूट्स निकलना, ये सब कहाँ से हो पाता है? स्टीम के वजह से हो पाता है। स्टीम नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो यदि आप पेड़ के स्टीम को ही काट देंगे ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फ्लावर, फ्रूट, लीव सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्टीम क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। अगला है हमारा, द स्टीम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अब देखो पेड़ में पानी आता कहाँ से बताओ? टहनी नहीं, स्टीम से नहीं, जड़ से। मतलब पेड़ में पानी कहाँ से आता है? जड़ से, रूट से आता है, नीचे जमीन से। जमीन में पानी है और जमीन में क्या धंसा हुआ है? प्लांट का रूट धंसा हुआ है, रूट यानी कि जड़ धंसा हुआ है। तो एक बार जब प्लांट के अंदर पानी आ जाता है रूट के थ्रू, तो उसको ऊपर ले जाने में पानी को मदद कौन करेगा? स्टीम करेगा। कौन करेगा? स्टीम। देखो रूट का काम यानी कि जड़ का काम केवल और केवल पानी को लेना है। जड़ का काम केवल और केवल प्लांट के अंदर पानी को पहुंचाने का काम है। केवल रूट का काम केवल और केवल प्लांट के अंदर पानी पहुंचाने का है। लेकिन पूरे प्लांट में हमारा पानी फैल जाए, ये काम किसका है? बताओ जल्दी। स्टीम का है। ठीक है, तो स्टीम ही ब्रांचेस प्रोवाइड करेगा, फ्लावर प्रोवाइड करेगा, फ्रूट्स प्रोवाइड करेगा, लीव्स प्रोवाइड करेगा, ये सब स्टीम ही करता है। ठीक है, उसी प्रकार पूरे के पूरे प्लांट में पानी पहुंचाने का काम किसका है? स्टीम का ही है। ध्यान रखना है, प्लांट में पानी आएगा रूट के थ्रू, रूट लाएगा, लेकिन पूरे प्लांट में फैलाने का पानी किसका काम है? स्टीम का काम। स्टीम नहीं होगा तो नहीं फैला पाएगा कभी, है ना, पूरे प्लांट को नहीं मिल पाएगा पानी। उसके बाद द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टीम। यानी कि स्टीम से ही आपका कनेक्टेड रहता है ब्रांचेज, फिर ब्रांचेज में ही आपका लगा रहता है फ्लावर, फ्रूट्स, है ना, लीव्स, ये सब लगा रहता है। तो इन सभी में पानी जा पाता है, मिनरल्स जा पाता है। तो यानी कि प्लांट में, प्लांट के अलग अलग पार्ट में वाटर्स और मिनरल्स यदि जा पाता है तो वो केवल और केवल स्टीम की वजह से जा पाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो पहला होगा स्टीम। स्टीम में क्या लगे होंगे? अलग अलग ब्रांचेज लगे होंगे। और ब्रांचेज में क्या क्या पाया जाएगा? सीजन के अकॉर्डिंग पहले फूल आएगा, है ना, पहले पत्ता आएगा, पत्ता के बाद फिर फूल आएगा, फूल के बाद फिर फ्रूट आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ हमारा चलता रहता है। तो स्टीम भी समझ में आ गया आपको क्या होता है। चलिए, अगला हमारा है लीफ। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लीफ के बारे में। इसके पहले हम लोग स्टेम
क्लाइंबर्स, क्रीपर्स और हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे हम लोग एक नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम होगा लीफ, यानी कि पत्ते के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लीफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। इसमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म काफ़ी सारे हैं, तो हर एक इंपॉर्टेंट टर्म को ध्यान से समझते हुए चलिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, और यदि आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो उसको अपने सामने खोल के रखेंगे। एनसीईआरटी का बुक नहीं है, कोई और दूसरा बुक है, तो उसको भी अपने सामने खोल के रखेंगे, तो उसमें भी आप डायग्राम देख के, पिक्चर देख के समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है पेटियोल क्या होता है। देखिए, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टीम इज कॉल्ड पेटियोल। मतलब कि पत्ते का वो वाला पार्ट जो कि स्टीम से जुड़ा होता है, जो कि टहनी से जुड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेटियोल। जैसे आप किसी भी पेड़ के पत्ते को देखेंगे ना, तो पत्ता एक छोटा सा स्टीम से जुड़ा होता है, एक टहनी से जुड़ा कनेक्टेड रहता है। तो जो पार्ट पत्ते का लीफ से स्टीम से कनेक्टेड है, टहनी से कनेक्टेड है, उसी पार्ट को हम लोग बोल देंगे पेटियोल। तो इस वाले पिक्चर में आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पेटियोल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टीम है और इसी के साथ यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा पेटियोल कहला जाएगा। ठीक है, तो पेटियोल लीफ का वो हिस्सा होता है जो हिस्सा स्टीम से जुड़ा होता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं पेटियोल। समझ में आ रही है बात? डायग्राम भी देखते चलेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा पत्ता, ये लीफ हो गया, ये हमारा मेन टहनी है, और टहनी से एक निकला हुआ हमारा पत्ता है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट आप देख रहे हैं जो कि स्टीम से जुड़ा हुआ है, स्टीम से यानी कि टहनी से कनेक्टेड है, इसी छोटे वाले पार्ट को हम लोग कह देते हैं पेटियोल। ठीक है, अगला लैमिना क्या होता है? द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। इतना बड़ा पत्ता दिखता है आपका, ये पूरा पत्ता ग्रीन कलर का है। ये जो इतना बड़ा ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है पत्ते का, इस पूरे ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे? लैमिना बोल देंगे। मतलब एक पत्ता जो है जनरली हरा कलर का होता है ना, तो उस पूरे हरे वाले पार्ट को, पूरे ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग कह देंगे लैमिना। ठीक है, तो ये इतना बड़ा पार्ट है, ये इतना बड़ा हमारा पत्ता है, पूरा का पूरा ग्रीन है, तो ये पूरा ही हमारा कहला जाएगा लैमिना। तो साफ लिखा हुआ है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट, मतलब जहाँ तक ग्रीन पार्ट फैला हुआ है सब का सब लेमिना है हमारा। ठीक है, तो लीफ का जो ग्रीन वाला पार्ट है, जहाँ तक हरा रंग आपको दिख रहा है लीफ में, वो सब हमारा लेमिना कहलाएगा। अगला है वेन। पेटियोल हो गया, लैमिना हो गया, और आपका स्टीम तो आप समझ ही चुका, टहनी है। अगला है वेन। वेन क्या होता है चलिए समझते हैं ये वाला डायग्राम में। द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। अच्छा, आप ना एक पत्ते के ऊपर बहुत सारे लाइन देखते होंगे, एक पत्ते के ऊपर बहुत सारे आप लाइन देखते होंगे, उस लाइन को हम लोग कह देते हैं वेन्स। इस साइड भी होता है, इस साइड भी, ये सब आप देख रहे हैं लाइन, ये सब हमारा क्या कहलाएगा? वेन्स, वेन्स कहलाएगा। तो एक पत्ते के ऊपर जितना भी आपको लाइन वगैरह दिखता है वो सब का सब वेन्स कहलाएगा। बहुत सारे लाइन है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ होता है। अब मिडरिब क्या होता है? देखो, अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। पत्ते के बिल्कुल बीचों बीच ना एक मोटा सा लाइन होता है, उसको आप ध्यान से देखे होंगे तो पत्ते के बिल्कुल बीचों बीच हमारा एक मोटा सा लाइन होता है, बीच में होता है, उसी को हम लोग कह देते हैं मिडरिब। क्या बोल देंगे? मिडरिब। तो मिडरिब हो गया बिल्कुल बीच वाला लाइन, बिल्कुल बीच वाला लाइन, और ये थोड़ा सा मोटा होता है, जो हो गया मिडरिब। और जो छोटे छोटे लाइन है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में पाए जाएंगे, वो हमारा कहला जाएगा वेन्स। क्या कहेंगे उसको? वेन्स कहेंगे। ठीक है, अगला है हमारा वेनेसन। वेनेसन क्या होता है? देखो, द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेसन। लीफ वेनेसन का मतलब हुआ, अच्छा यदि आप ना एक पत्ते को लेंगे और एक पत्ते को यदि आप गौर से देखेंगे ना, एक पत्ते को हाथ में लेके यदि उसको आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो उसमें ना आपको अलग अलग डिज़ाइन दिखाएगा, अलग अलग डिज़ाइन दिखेगा, उसमें अलग अलग पैटर्न दिखेगा। उसी अलग अलग डिज़ाइन को, अलग अलग पैटर्न को हम लोग बोल देते हैं लीफ वेनेसन। क्या बोलेंगे? लीफ वेनेसन बोल देंगे। मतलब एक पत्ते को आप ध्यान से लीजिए, देखिए, जैसे यही वाला पत्ता हम लोग लेते हैं, बीच में मिडरिब हो गया, इस साइड में वेन्स है, इस साइड में भी वेन्स है। तो यदि आप इस पत्ते को ही ध्यान से बस देखेंगे ना, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, एक डिज़ाइन दिख रहा होगा। इस पूरे डिज़ाइन को हम लोग एक साथ बोल देते हैं लीफ वेनेसन। क्या बोल देंगे? लीफ वेनेसन बोल देंगे। ठीक है, अब लीफ वेनेसन दो प्रकार का होता है।
एक होता है रेटिकुलेट वेनेसन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेसन। क्या होगा? एक रेटिकुलेट वेनेसन और एक पैरेलल वेनेसन। अब समझते हैं कि रेटिकुलेट वेनेसन क्या होता है और पैरेलल वेनेसन क्या होता है। समझिए, पहले समझते हैं कि रेटिकुलेट वेनेसन क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट है, इफ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज नेट लाइक ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरेव देन द वेनेसन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेसन। यदि डिजाइन जाली जैसा बना हुआ है, जाली जैसा मतलब एकदम नेट के जैसा यदि बना हुआ है मिडरेव के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड, तो उस डिज़ाइन को हम लोग बोल देते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। अच्छा, यदि ये स्ट्रक्चर आपको देखना हो नेट वाला, यानी कि रेटिकुलेट वेनेसन यदि आपको देखना हो, तो सबसे अच्छा होता है पीपल का पेड़ का पत्ता लिख दो। पीपल का जो पत्ता होता है, पीपल के पेड़ का जो पत्ता होता है, उसको यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें आपको डिज़ाइन दिखेगा, लेकिन वो डिज़ाइन कैसा दिखता है? नेट के जैसा, एकदम जाली के जैसा, जाल के जैसा, है ना, मकड़ी के जाल जैसा। उसी को हम लोग कह देंगे रेटिकुलेट वेनेसन। याद रहेगा? तो देखो, पत्ते में अलग अलग प्रकार का डिज़ाइन होना कहलाएगा वेनेसन, और यदि नेट प्रकार का डिज़ाइन है, यानी कि जाली जैसा यदि डिज़ाइन है, तो वो हमारा कहला जाएगा रेटिकुलेट वेनेसन। तो वेनेसन दो प्रकार का हुआ हमारा। वेनेसन का सिंपल सा मतलब क्या? डिज़ाइन बना हुआ जो लीफ में होगा। और वो डिज़ाइन कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, पहला रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन में कैसा डिज़ाइन होगा? नेट जैसा, मकड़ी के जाल जैसा, है ना, जाली जैसा, ऐसा होगा। ये हमारा कहला जाएगा रेटिकुलेट वेनेसन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इफ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरेव देन द वेनेसन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेसन। मतलब कि यदि मिडरीव, जो हमारा बीच में लाइन है तो मिडरीव हो गया, उसके उधर और इसके इधर, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको नेट जैसा लाइन दिखता है, डिजाइन दिखता है, यानी कि जाली के जैसा डिजाइन दिखेगा। इसी जाली जैसे डिजाइन को हम लोग कह देते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। पहला बात डिजाइन होगा, और वो डिजाइन कैसा होगा? जाली जैसा यदि डिजाइन हो जाए, नेट जैसा, तो वो हो जाएगा हमारा रेटिकुलेट वेनेसन। अगला है पैरेलल वेनेसन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वेन्स ऑफ अ लीफ दैट रन पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन का मतलब हुआ कि उसमें जो लाइन बने हुए होंगे ना, वेन्स जो होंगे, वो एक के बाद एक होगा लगातार, वो भी बराबर दूरी पे। जैसे आप यहीं पे देखिए, एक हमारा लाइन ये वाला हुआ वेन, दूसरा ये वाला हुआ, फिर इसका ये वाला हुआ, फिर इसका ये वाला हुआ, यानी कि सब एक के बाद एक है, बिल्कुल सीधा सीधा है। तो इस प्रकार के डिज़ाइन को हम लोग कह देते हैं पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन से ही याद रखिएगा कि लाइन कैसे होंगे, वेन्स कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, मतलब कि सब एकदम सीधा होगा और बराबर दूरी पे होगा। देखो ये वाला भी सीधा है, 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 और लगभग सबके बीच में जो डिस्टेंस, जो बराबर दूरी है, वो भी बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेलल वेनेसन। अगला है ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है समझिए ध्यान से, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। देखिए, इतना आपको हमने पहले भी बताया है और आज भी बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। प्लांट में जो पानी है वो कहाँ से आता है? नीचे ज़मीन से आता है। कौन पानी को लेता है भाई? कौन, यानी कि प्लांट के बॉडी में पानी जाएगा वो ज़मीन के नीचे से जाएगा, ये सही बात है। लेकिन पानी लेने में मदद करेगा कौन? रूट, जड़। कौन करेगा? जड़ करेगा। और वो जब पानी एक बार जड़ के थ्रू हमारे प्लांट में आ गया, एंटर कर गया, तो लीफ से, यानी कि पत्ते से पानी हमारा एवोपरेट भी होता है। यानी कि दिन के समय में जब सन की रोशनी पत्तों पर पड़ती है, तो पत्तों से हमारा पानी जो है एवोपरेट हो जाता है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ध्यान रखना है कि दिन के समय में सनलाइट होता है, यानी कि धूप में, दिन के समय में खास करके, क्योंकि धूप तो दिन में ही होगा, है ना, तो धूप में पत्ते से वाटर जो है ना, वेपर के रूप में आसमान में उड़ जाता है। यानी कि पत्तों से पानी जो है वो निकलता है और आसमान में मिल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? ट्रांसपीरेशन बोल देंगे। तो बताइए, क्या प्लांट अपना पानी को लूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? खो रहा है कि नहीं खो रहा है? बिल्कुल खो रहा है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं ट्रांसपीरेशन। तो कोई पूछे कि बताओ ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो फिर से एक बार बता देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये।
ट्रांसपिरेशन का सिंपल सा मतलब आपको बताना है कि प्लांट अपना पानी लूज करता है लीफ के माध्यम से, लीफ के थ्रू, यानी कि लीफ से दिन के समय में पानी हमारा प्लांट के बॉडी से बाहर निकल जाता है लीफ के थ्रू, और वो वेपर बन के आसमान में उड़ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। यदि आप इसको एक लाइन में कहना चाहेंगे तो आप ये बोल सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी कि प्लांट यदि अपना पानी लूज कर रहा है, खो रहा है लीफ के माध्यम से, और वो आसमान में उड़ जा रहा है वेपर बन के, और ये ही हमारा कहलाएगा ट्रांसपिरेशन। ये कब होता है ट्रांसपिरेशन, दिन या रात, कब बताओ? दिन में होगा, जब सनलाइट पड़ेगा तब। रात में ये सब चीज़ नहीं होता। अगला, प्लांट रिलीजेज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो प्लांट जो है आसमान में यानी कि इस खुले हवा में अपना बहुत सारा पानी लॉस कर देता है इसी प्रोसेस से। मतलब प्लांट जो है अपने पूरे पानी का बहुत सारा मात्रा जो है इस आसमान में बर्बाद कर देता है, रिलीज कर देता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। ठीक है, और ये लगातार चलता रहता है जब तक धूप रहता है। तो उसके बाद दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कूलिंग डाउन द लीव्स। और इससे होता क्या है, प्लांट हमेशा ठंडा रहता है। मतलब लगातार पानी प्लांट के बॉडी में आ रहा है और लगातार पानी प्लांट के बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। तो पानी आ रहा है, निकल जा रहा है, आ रहा है, निकल जा रहा है। इससे क्या होता है, प्लांट में लगातार पानी का जो फ्लो है वो बना रहता है, जिसके वजह से प्लांट हमेशा कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। यानी कि प्लांट आपको जो प्लांट के आसपास आप जाते हैं तो आपको ठंडापन महसूस इसीलिए होता है क्योंकि उसमें लगातार प्लांट में पानी आ भी रहा होता है नीचे से, और ऊपर से प्लांट से पानी बाहर भी निकल रहा होता है लीफ के थ्रू। ठीक है, इसीलिए पेड़ के नीचे जब आप जाते हैं तो आपको थोड़ा ठंडापन महसूस होता है क्योंकि पानी का आना जाना उसमें लगातार चल रहा है इसीलिए। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अगला आप इसमें पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन है जो कि फोटोसिंथेसिस का है। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, 4 में आपने पढ़ा, 5 में पढ़ा, तो एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस होता क्या। देखिए, द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके प्लांट अपना भोजन अपने से बना लेता है। और प्लांट अपना भोजन जब अपने से बनाता है तो ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेगा तब अपना भोजन बना पाएगा। पहला ये इस्तेमाल करेगा पानी। तो बताओ, प्लांट को पानी कहाँ से मिल जाएगा? जड़ से मिल जाएगा, ज़मीन से मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाएगा? हवा से मिल जाएगा। सनलाइट चाहिए, सनलाइट कहाँ से मिल जाएगा? सूरज से मिल जाएगा, यानी कि सन से मिल जाएगा। और क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा? क्लोरोफिल पहले से प्लांट में मौजूद रहता है। तो प्लांट अपना भोजन अपने से बना लेता है 4 चीज़ों के मदद से। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये 4 चीज़ क्या क्या होगा? पहला वाटर, जो कि मिट्टी से ले लेगा जड़ के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आसमान मतलब हवा में मिला हुआ है वो इस्तेमाल कर लेगा। सनलाइट इसको सन से मिल जाएगा, और क्लोरोफिल इसके पास पहले से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कह देंगे फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। तो बताइए, गैस के रूप में इन्होंने लिया क्या था अपने भोजन को बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिलीज फिर क्या करता है भोजन बना लेने के बाद? ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या करेगा? ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्लांट छोड़ता है ऑक्सीजन और लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बात करते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू 4 चीज़ों का इस्तेमाल करके प्लांट जो अपना भोजन बनाएगा, वो भोजन प्लांट क्या करेगा? अपने पूरे अलग अलग पार्ट में उसको स्टोर कर देगा। कुछ भोजन वो जड़ को दे देगा, कुछ भोजन वो स्टीम को दे देगा, कुछ भोजन वो खुद लीव्स अपने पास रखेगा। मतलब कि एक बार भोजन बन जाने के बाद प्लांट जो है उस भोजन को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यही था हमारा ये टॉपिक। तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें समझे हैं, बस एक बार फटाक से रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़, पैटियोल आपने समझा। पैटियोल लीफ का वो पार्ट होता है जो कि स्टीम से यानी कि टहनी से जुड़ा हुआ होता है,
और यहीं से आप पत्ते को तोड़ते हैं। तो ये हमारा पार्ट कहला जाता है पेटियोल का। लेमिना का मतलब आपने समझा जो पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट आपको दिखता है पूरे लीफ का, यानी कि जहाँ एक पत्ता है वो पूरा जो पत्ता ग्रीन जैसा आपको दिख रहा है उस पूरे ग्रीन पार्ट को हम लोग कह देंगे लैमिना। उसके बाद आपने समझा वेन्स। एक पत्ते में काफ़ी अलग अलग लाइन बने होते हैं, एक पत्ते में अलग अलग प्रकार के लाइन होते हैं, उस लाइन को हम लोग कह देते हैं वेन्स। उसके बाद मिडरिप पढ़ा आपने। मिडरिप होता है बिल्कुल बीच वाला लाइन, पत्ते के बिल्कुल बीच में जो लाइन पाया जाएगा उसको हम लोग कह देंगे मिडरिप। उसके बाद था लीफ वेनेसन। अब यदि आप पत्ते को ध्यान से देखेंगे ना तो अलग अलग प्रकार के लाइन तो इसमें है ही, जिसके वजह से यहाँ पे आपको ना अलग अलग डिजाइन भी देखने को मिलता है। यानी कि पत्ते को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पत्ते के ऊपर अलग अलग डिजाइन बना रहता है, इसी डिजाइन को हम लोग कहते हैं लीफ वेनेसन। और ये लीफ वेनेसन कितने प्रकार का होगा, यानी कि डिजाइन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। पहला हमारा होगा रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन में जो डिजाइन बना रहेगा वो कैसा बना रहेगा, नेट जैसा, जाली जैसा, मकड़ी का जाली जैसा। यदि लीफ के ऊपर मकड़ी का जाली जैसा आपको कुछ डिजाइन दिख रहा है, नेट जैसा दिख रहा है, तो वो हमारा रेटिकुलेट वेनेसन वाला डिजाइन कहला जाएगा। उसके बाद है पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन का मतलब हुआ कि वेन्स यानी कि जो लाइन बने हुए हैं यदि वो एक के बाद एक है, बिल्कुल सीधा सीधा यदि है, एक के बाद एक है पैरेलल बराबर दूरी पे, तो इस प्रकार के डिजाइन को हम लोग कह देंगे पैरेलल वेनेसन। जो कि आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं, हर एक लाइन एकदम लाइन से लगा हुआ है, एक बराबर दूरी पे है, ये हमारा हो गया पैरेलल वेनेसन। उसके बाद आपने पढ़ा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने वाटर को लूज करता है, किसके थ्रू, लीफ के थ्रू। कैसे लूज करता है, दिन के समय में बहुत गर्मी पड़ता है, सनलाइट पड़ता है पत्ते के ऊपर और पत्ते से ही सारा पानी आसमान में वेपर बन के उड़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि प्लांट अपना वाटर लूज करता है लीफ के थ्रू दिन में, और इसी प्रोसेस को हम लोग कह देंगे ट्रांसपिरेशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो फिर प्लांट में तो पानी खाली हो गया, तो फिर अब प्लांट में पानी कहाँ से आएगा, तुरंत जड़ से आ जाएगा, मिट्टी से आ जाएगा, हाँ या ना, मिट्टी से आएगा, जड़ उसको लेने में पानी अंदर मदद करेगा। ठीक है, तो ये हमारा लगातार चलता रहता है, यानी कि दिन के समय में लगातार पानी वेपर बन के आसमान में उड़ता रहता है और लगातार पानी उसके अंदर भी आता रहता है, जिसके वजह से पानी का फ्लो बना रहता है। नीचे से पानी प्लांट के अंदर आ रहा है और ऊपर से पानी प्लांट के बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, तो पानी का फ्लो लगातार बना रहता है। इसीलिए प्लांट आपको इतना ज़्यादा ठंडापन महसूस होता है, यानी कि प्लांट के पास यदि आप जाते हैं तो आपको ठंडा लगता है, इसी की वजह से, पानी की वजह से, क्योंकि पानी का फ्लो लगातार बना रहता है। उसके बाद आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है, लेकिन अपना भोजन बनाने के लिए इनको 4 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। पहला वाटर का, जो कि मिट्टी से ले लेता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि ये हवा से ले लेगा। तीसरा सनलाइट, जो कि ये सन से ले लेगा। और क्लोरोफिल इसके अंदर पहले से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो भोजन बनेगा प्लांट में, जो भोजन प्लांट में बनेगा, वो भोजन प्लांट अपने अलग अलग पार्ट में स्टोर कर लेता है। कुछ भोजन वो रूट में स्टोर कर लेगा, कुछ भोजन वो स्टीम में स्टोर कर लेगा, कुछ भोजन वो लीफ के पास ही रख देगा। तो ये इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे रूट और फ्लावर के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक हमारा होगा रूट के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीफ के बारे में, और लीफ के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा था, जैसे पेटियोल, लैमिना, वेन्स, मिडरिप, लीफ वेनेसन, जिसमें 2 प्रकार का था, रेटिकुलर वेनेसन और पैरेलल वेनेसन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। ये अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज हम लोगों को डिस्कस करना है प्लांट के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है रूट, यानी कि जड़। जड़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें देखो। सबसे पहला है जड़, यानी कि रूट होता क्या है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द रूट। एक प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, यानी कि एक प्लांट का जो नीचे का जो पार्ट होता है, जिसको हम लोग जड़ कहते हैं, जो कि नीचे मिट्टी में धंसा रहता है, वही हमारा जड़ कहलाता है। सिंपल सा है, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो कि हमेशा
जमीन के नीचे रहता है उसी को हम लोग रूट बोल देंगे, हिंदी में हम लोग इसको जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़। ठीक है, अगला है हमारा टैप रूट। ये टैप रूट क्या होता है देखते हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट होता है ना हमारा, जो मेन जड़ होता है, ये हमारा टैप रूट कहलाता है। जैसे आप अपने फिगर में भी देख पा रहे होंगे, आप अपने फिगर में भी देखेंगे तो ये एक हमारा प्लांट है छोटा सा, और इसका ये वाला मेन जो है ना, ये मेन जड़ है, तो ये हमारा कहलाता है टैप रूट। तो सिंपल से ध्यान रखना है कि एक प्लांट का जो मेन जड़ होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो कि थोड़ा बड़ा भी आपको दिख जाएगा, वही हमारा कहलाएगा टैप रूट। तो टैप रूट का मतलब प्लांट का एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला जड़, एकदम मेन जड़, ठीक ना। तो वही लिखा हुआ है कि द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो जो मेन वाला जड़ है हमारा, वही कहलाता है टैप रूट। अगला है लैटरल रूट। द ब्रांच्ड और द सिमिलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। लैटरल रूट्स का मतलब, अच्छा यहाँ पर उसका पिक्चर नहीं है, लेकिन इसको आप सिंपल समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल समझना है। द ब्रांच और द सिमिलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। मतलब आपको ना इसमें एक नहीं बल्कि कई सारे जड़ दिखेंगे, लेकिन वो सब सिमिलर होगा, मतलब सब जड़ एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, उसी को हम लोग कह देते हैं लैटरल रूट्स। तो टैप रूट का मतलब हो गया मेन वाला जड़, मेन रूट, उसको हम लोग कह देंगे टैप रूट। और लैटरल रूट्स का मतलब हुआ जड़ बहुत सारे होंगे, लेकिन सब के सब जड़ एक जैसे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? एक जैसे दिखेंगे, तो उस प्रकार के जड़ को हम लोग कह देंगे लैटरल रूट्स। उसके बाद है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स क्या होता है देखो, सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। यानी कि कुछ प्लांट हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके पास मेन रूट नहीं होता है, जो मेन वाला जड़ होता है ना, वो नहीं होगा, बल्कि जितने भी जड़ होंगे सब एक जैसे ही दिखेंगे, वो हमारा हो जाएगा फाइब्रस रूट्स। फिर से आपके मन में सवाल आया होगा कि सर लैटरल रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है। समझिए ध्यान से, होता क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपने समझा टैप रूट क्या होता है। टैप रूट का मतलब होगा जो मेन रूट होता है, जो मेन जड़ होता है हमारा, वही कहलाता है टैप रूट। उसके बाद आपने पढ़ा लैटरल रूट्स। देखिए लैटरल रूट्स में होता क्या है ना, लैटरल रूट्स में इसमें टैप रूट होगा, लेकिन सारे के सारे जो अलग वाले जड़ होंगे वो सारे जड़ एक जैसे दिखेंगे। मतलब लैटरल रूट्स में जो हमारा टैप रूट है, जो मेन जड़ है, वो तो होगा ही होगा, और बाकी जो अलग अलग जड़ें होंगे वो सब भी एक जैसा दिखने में लगेगा, एकदम सिमिलर, उसी को हम लोग कह देंगे लैटरल रूट्स। लेकिन फिर सवाल है कि फाइब्रस रूट्स में क्या डिफरेंस है। फिर फाइब्रस रूट में डिफरेंस ये है कि इसके पास मेन रूट नहीं होता है, लेकिन बाकी जितने रूट होंगे वो सभी एक जैसे रूट होंगे, ठीक, सिमिलर होंगे। तो लैटरल रूट और फाइब्रस रूट्स में केवल एक डिफरेंस है, पहला मतलब एक ही डिफरेंस है, उसको बस ध्यान में रख लेना है। लैटरल रूट्स और फाइब्रस रूट्स में केवल एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि लैटरल रूट्स में मेन जड़ हमारा होगा, मेन रूट होगा, लेकिन फाइब्रस रूट में हमारा मेन रूट नहीं होगा, जो मेन जड़ है वो नहीं होगा। ये हो गया दोनों में डिफरेंस। फिर लैटरल रूट और फाइब्रस रूट में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में एक समान चीज क्या है, ये है कि दोनों में फाइब्रस रूट पाए जाएंगे, मतलब कि दोनों में, सॉरी फाइब्रस नहीं, माय मिस्टेक, दोनों में सिमिलर रूट पाए जाएंगे, एक जैसे रूट पाए जाएंगे, ठीक ना, बस मेन रूट को, टैप रूट को छोड़ के, बस। तो ध्यान रखना है, एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। रूट का मतलब हो गया प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के नीचे रहता है, उसको हम लोग बोल देंगे रूट। अब रूट तीन प्रकार का होगा। पहला टैप रूट। टैप रूट का मतलब हो गया जो मेन जड़ होता है हमारा, जो मेन रूट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं टैप रूट। उसके बाद लैटरल रूट, समझिएगा ध्यान से, ताकि आप फाइब्रस रूट और लैटरल रूट में डिफ्रेंशिएट भी कर सकें, डिफरेंस भी कर सकें। लैटरल रूट में मेन जड़ होगा, जो उसमें टैप रूट है हमारा, टैप रूट का मतलब मेन जड़। तो लैटरल रूट में मेन जड़ तो होगा, साथ ही साथ बाकी जितने भी जड़ होंगे वो सब एक जैसे दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे। ये हो गया लैटरल रूट। अगला हमारा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होगा, यानी कि ये बी वाला जो है हमारा फाइब्रस रूट है, ये फाइब्रस रूट में मेन जड़ नहीं होगा, जो हमारा टैप रूट होता है इसमें मेन जड़ नहीं होगा, बाकी जितने सारे जड़ होंगे वो सब सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तो ओनली डिफरेंस लैटरल रूट्स और फाइब्रस रूट्स में ये है कि लैटरल रूट्स में मेन जड़ होगा, फाइब्रस रूट्स में मेन जड़ नहीं होगा। दोनों में सिमिलर क्या है कि दोनों में जो रूट्स होंगे वो सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे सारे के सारे, ठीक है। आगे बात करते हैं। रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। रूट्स करता क्या है, यानी कि जड़ क्या करता है,
जड़ बेसिकली, हालांकि जड़ का बहुत काम है, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो जड़ का पहला काम है, जड़ का पहला काम यह है कि प्लांट को मिट्टी से बहुत जोर से वो बांध के रखता है। यानी कि कितना भी आंधी तूफान आ जाए पेड़ उखड़ेगा नहीं। ये काम किसका है? मजबूती देने का रूट्स का है। यानी कि प्लांट का जो जड़ है वो प्लांट को जमीन के साथ इतने मजबूती से पकड़ के रखता है कि कितना भी आंधी तूफान हवा पानी कुछ भी आ जाए वो बहता नहीं है, उड़ता नहीं है। ठीक है, तो पहला रूट का काम क्या है? पहला रूट का काम है, जड़ का काम यह है कि प्लांट को मिट्टी से बहुत टाइटली जोड़ के रखना, ताकि आंधी तूफान हवा बरसात पानी कुछ भी आए उस पेड़ पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, ये पहला काम हुआ रूट का। अगला है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टीम कंडक्ट्स दिस लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरा काम क्या है रूट्स का? दूसरा काम रूट का है मिट्टी से पानी लेगा और पूरे प्लांट में पानी देगा। ठीक है, ये हमारा काम है किसका? रूट्स का। तो पहला रूट्स का आपने काम क्या देखा? पहला रूट्स का आपने काम ये देखा कि वो प्लांट को मिट्टी के साथ बहुत जोर से मजबूती से पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, ताकि आंधी तूफान कुछ भी आता है तो पेड़ उड़ता हमारा नहीं है, बहता नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी से बहुत जोर से पकड़ा रहता है ना। उसके बाद आपने पढ़ा रूट्स का दूसरा फंक्शन कि रूट्स का दूसरा फंक्शन ये है कि वो मिट्टी से पानी लेगा और पूरे प्लांट में पहुंचा देगा, पूरे मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट में वो पहुंचा देगा। उसके बाद द लीव्स प्रिपेयर फूड। उसके बाद जब एक बार प्लांट में पानी आ जाएगा तो पत्ता क्या करेगा? अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि पत्ते में, मतलब एक बार प्लांट के अंदर यदि पानी आ गया और वो पानी लेने में मदद कौन करेगा? रूट करेगा। तो यदि एक बार प्लांट में पानी आ गया तो उस पानी से पत्ता जो है अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि लीफ अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस से भोजन अपना बनाता है प्लांट, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? याद करिए, फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। ठीक है, आगे द फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टीम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब जो खाना बनेगा, जो फूड हमारा बनेगा लीफ में जो खाना बनेगा, उस भोजन को, उस खाने को प्लांट के अलग अलग पार्ट में भेज दिया जाएगा। कुछ भोजन रूट्स को दे देगा, कुछ भोजन टहनी को चला जाएगा, और कुछ भोजन जो बचेगा वो लीफ खुद इस्तेमाल कर लेगा। तो एक बार जब पत्ता अपना भोजन बना लेता है तो अपना भोजन पूरे प्लांट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सबको बराबर मात्रा में दे देता है, क्योंकि सभी को ज़रूरत है भोजन का, है ना। कोई बिना भोजन का जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो एक बार भोजन बन जाने के बाद सारे प्लांट के पार्ट को वो भेज देता है। ठीक ना, आगे बात करते हैं। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा। किसी किसी प्लांट का ना हम लोग जड़ खाते हैं, आपको पता है? किसी किसी प्लांट का हम लोग रूट खाते हैं, जड़ खाते हैं। जैसे कैरेट यानी कि गाजर। गाजर क्या है? एक रूट है, जड़ है, जमीन के नीचे उगता है वो, मतलब, है ना। उसके बाद फिर रेडिश, मूली, स्वीट पोटैटो, ये सब चीज़ जो है एक तरीके से जो आप खाते हैं वो जड़ खाते हैं, रूट खाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब जमीन के नीचे उगता है। तो क्या रूट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया? ध्यान रखेंगे इसमें क्या है नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला है फ्लावर। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में ही आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फ्लावर डिस्कस कर लेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा फ्लावर, यानी कि फूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और देखते हैं इसमें क्या नया बात लिखा गया है। फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक है, तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ पेटल्स। ये पेटल्स क्या होता है? देखो, द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर इज कॉल्ड द पेटल्स। सबसे पहला बात तो ये ना, जो छोटा वाला पार्ट है ये बर्ड कहलाता है, इसको हम लोग कली बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे कली, है ना। जब फ्लावर खिला हुआ नहीं रहता है तो जो छोटा सा फ्लावर होता है जो कि बाद में खिल जाता है, तो जो फ्लावर खिला हुआ नहीं रहता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम लोग उसको बर्ड बोलते हैं, BUD बर्ड। ठीक है, और जब वो खिल जाता है तो फिर वो हमारा फ्लावर कहलाता है ना। तो पेटल्स क्या होता है फिर? द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर इज कॉल्ड द पेटल्स।
किसी भी फ्लावर का जो मेन वाला पार्ट होता है, जो फूल वाला पार्ट होता है जिसको कि आप देख पाते हैं, उसी को हम लोग पेटल्स कहते हैं। जैसे इस वाले बर्ड में यदि हम लोग देखें तो ये जो लाल वाला पार्ट है ये इसका पेटल्स कहलाएगा, क्योंकि बाद में वही जाके खिल जाता है। उसी प्रकार से इस वाले फ्लावर का बात करें जिसमें जो ये लाल वाला पार्ट है जो कि बिल्कुल लाल दिखता है, ये हमारा पेटल्स है। तो पेटल्स बेसिकली फ्लावर का जो मेन वाला पार्ट होता है, जिस चीज़ के लिए हम लोग फ्लावर को तोड़ते हैं, उसके लाल वाले कलर के वजह से हम लोग उसको तोड़ते हैं, क्योंकि वही ब्यूटीफुल लगता है। तो जो एक फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वही हमारा कहलाता है पेटल्स। ठीक है, अगला हमारा है सेपल्स। सेपल्स क्या होता है? देखो, द पेटल्स इन अ बर्ड आर इनक्लोज्ड इनसाइड द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द सेपल्स। सेपल्स क्या है? देखो, ये जो ऊपर वाला पेटल्स है ना, ये जुड़ा हुआ रहता है एक छोटे से पार्ट से नीचे, यही हमारा कहलाता है सेपल्स। जैसे किसी भी प्रकार का आप फ्लावर उठाएंगे तो ऊपर में फूल होता है, पत्ता, ऊपर में क्या होता है? पत्ता, और नीचे में आप देखेंगे तो वो सारा का सारा पत्ता एक छोटे से पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड यानी जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेपल्स। उसी प्रकार से इस वाले बर्ड में आप देखेंगे तो ये लाल वाला पार्ट हो गया हमारा पेटल्स, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये नीचे वाला जो ये लाल वाला पार्ट जिसे अटैच रहता है, ये वाला पार्ट, ये हमारा कहलाता है सेपल्स। उसी प्रकार से ये वाला फ्लावर हमारा पूरा खिला हुआ है, जो ये नीचे वाला पार्ट है जिससे सारा का सारा फ्लावर का वो जो लीफ है वो इससे जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं सेपल्स। ठीक है, अगला है सेपल्स ऑल्सो सेपल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर व्हेन इट इज इन अ बर्ड स्टेज। जब ये बर्ड स्टेज में होता है, यानी कि जब फ्लावर खिला हुआ नहीं रहता है, तो उस केस में ये सेपल्स उसको बचाने का भी काम करता है। सिंपल सा आप ये समझिए, जब हमारा फूल खिला हुआ नहीं होता है, जब वो अपने इनिशियल स्टेज शुरुआती दौर में होता है कली के रूप में, तो उस कली को बचा के रखने का जो काम है वो किसका है? सेपल्स का है। किससे बचाएगा? कीड़े मकोड़ों से बचाएगा, है ना, इन सब चीज़ों से बचा के रखने का किसका काम है? सेपल्स का है। तो ध्यान रखना है, पेटल्स मतलब ये लाल वाला पार्ट, पूरा जितना भी लाल वाला पार्ट है फ्लावर में, लाल वाला पार्ट ही नहीं कह सकते हैं आप, जो कलर, क्योंकि हर फ्लावर लाल नहीं होता, कुछ पीला भी होता है, कुछ येलो भी पीला होता है, कुछ नीला होता है। तो जो कलर वाला पार्ट है ना, जो मेन हमारा पार्ट है, उसी को हम लोग कहते हैं पेटल्स, और जिससे वो सारे के सारे फूल के पत्ते जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहता है, उसको हम लोग कह देते हैं सेपल्स। ठीक है, और ये सेपल्स क्या करता है? जब हमारा फ्लावर नहीं, बर्ड, जब हमारा बर्ड यानी कि कली के रूप में रहता है, तो उसको बचा के रखने का काम किसका होता है? सेपल्स का ही होता है। ठीक है, अगला है स्टेमेंस। अब ये स्टेमेन क्या होता है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या होता है। स्टेमेंस इज द नेम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है और एक फ्लावर में फीमेल पार्ट भी होता है। सिंपल से ऐसे समझिए, फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। तो स्टेमेन जो है वो बेसिकली नाम है मेल पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, मतलब कि मेल वाला जो फ्लावर में पार्ट है, सिंपल समझिए, फ्लावर में जो मेल वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्टेमेंस। ठीक है, उसके बाद है हमारा, अच्छा ये थोड़ा सा हम लोग देख भी लेते हैं ये स्टेमेन कैसा दिखता है। ये देखिए, ये वाला फ्लावर, यहाँ जो आप स्टेमेन देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है क्रीम कलर मतलब थोड़ा सा पिंक, है ना, पिंक कलर जैसा रहता है। तो ये स्टेमेन हो गया हमारा। ये वाला पार्ट, ये जो डंडी आप देख रहे हैं, ये डंडी, ये सब हमारा डंडी जो कहलाता है वो स्टेमेंस कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिस्टिल क्या होता है? फिर देखो, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। इसके बिल्कुल बीचों बीच आपको ये हल्का सा येलो टाइप का दिख रहा होगा, सॉरी येलो नहीं, ग्रीन, हल्का सा ग्रीन वाला पार्ट जो है ये हमारा कहलाता है पिस्टिल, और ये बिल्कुल फ्लावर के बीच में होता है। ठीक है, तो स्टेमेन हो गया हमारा स्टेमेन हो गया। सिंपल से ध्यान रखना है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब कि मेल वाला जो पार्ट होता है फ्लावर में वो स्टेमेन कहलाता है। ये डंडी वाला, इधर वाला डंडी, लास्ट वाला, फिर इधर वाला डंडी, ये सब हमारा स्टेमेन कहलाएगा। और पिस्टिल कहलाता है बिल्कुल फ्लावर के बीच वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और ये जो पिस्टिल है, जो बीच वाला पार्ट है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ स्टेमेन जो है वो कौन सा पार्ट है, मेल या फीमेल? तो स्टेमेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि फ्लावर में जो मेल वाला पार्ट होता है वो स्टेमेन कहलाता है, और फ्लावर में जो फीमेल वाला पार्ट होता है,
फीमेल वाला जो पार्ट होता है फ्लावर में उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पिस्टिल बोल देंगे। क्या बोलेंगे, पिस्टिल। और ये पिस्टिल होता कहाँ है, बिल्कुल फ्लावर के बीच में, एकदम बिल्कुल फ्लावर के बिल्कुल अंदर वाले पार्ट में हमारा ये पिस्टिल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ओवरी। ये क्या होता है, देखो, इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वेलो पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का सबसे नीचे वाला पार्ट, पिस्टिल का सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है ना, वो स्वेलो होता है, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इसी को हम लोग कह देते हैं ओवरी। ठीक है, इसमें तो अच्छा, ये तो स्टेमेन का हो गया, ये वाला पार्ट, ये हमारा पिस्टिल है। तो पिस्टिल का जो ये नीचे वाला पार्ट है जो कि हल्का सा आपको फूला हुआ दिख रहा होगा, स्वेलो दिख रहा होगा, ये हमारा कहलाता है ओवरी। ओके, उसके बाद है हमारा ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या होता है, ओवरी हैज अ नंबर ऑफ स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द ओव्यूल्स। हालांकि ये ओव्यूल जो है वो इसके अंदर होता है तो वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन सिंपल से ध्यान रखना है कि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स पाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको समझ पाएंगे, तो ध्यान रखना है। चलो फटाक से रिवाइज करवा देते हैं एक बार। अच्छा, ये वाला भी पार्ट देख लीजिए, ये स्टेमन है हमारा। स्टेमन मेल वाला पार्ट होता है, जिसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो हम लोग उसको एंथर बोलते हैं, और ये जो डंडी जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, कई बार सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो पहला बात ये कि फ्लावर में जो पेटल्स होता है वो कलर वाला पार्ट, वही हमारा कहलाता है पेटल्स। सेपल्स जो है वो कलर वाला पार्ट जिससे एक छोटा से पार्ट से कनेक्टेड रहता है, उसको हम लोग कह देते हैं सेपल्स। उसके बाद अपने पढ़ा स्टेमेंस। स्टेमेन जो है, अच्छा सेपल्स जो है, एक चीज़ और है सेपल्स में, सेपल्स बर्ड को बचाने का काम करता है। यानी कि जब फ्लावर हमारा बर्ड स्ट्रक्चर में होता है, बर्ड वाले पार्ट में होता है, यानी कि फ्लावर जब खिला नहीं होता है, जब वो कली के रूप में होता है, उसको बचा कर रखने का काम किसका होता है, सेपल्स का होता है। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ा स्टेमेंस। स्टेमेन जो है वो फ्लावर का मेल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, मेल वाला पार्ट है। उसके बाद आपने पढ़ा पिस्टिल। ये जो पिस्टिल होता है ये फीमेल वाला पार्ट है, और ये पिस्टिल रहता कहाँ है, ये पिस्टिल बिल्कुल फ्लावर के बीच में रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं पिस्टिल, अभी आपने देखा। और ओवरी जो है ये बिल्कुल पिस्टिल के नीचे वाले पार्ट में, चलो आपको दिखा देते हैं। इसमें आपने समझ लिया, ये स्टेमन हो गया हमारा। स्टेमन में ध्यान रखना है, ये डंडी वाला स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टेमन, और ये वाला भी स्टेमन ही है। और ये बिल्कुल बीच वाला जो है ये हमारा पिस्टिल हो गया, जो कि फीमेल पार्ट होता है बीच वाला, और ये स्टेमन हमारा मेल पार्ट होता है। ठीक है, ये हम लोग जान चुके हैं अभी तुरंत। तो उसके बाद ध्यान रखना आपको ये है कि ये जो हमारा पिस्टिल है जो बिल्कुल फ्लावर के बीच में पाया जाएगा, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में जो कि थोड़ा सा फूला हुआ आपको जगह दिख रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर ही होता है ओव्यूल्स। ठीक है, चलिए उसके बाद लगे हाथ, आपने ये फीमेल वाले पार्ट के बारे में पढ़ा, तो लगे हाथ आप ये भी देख लीजिए। मेल वाला पार्ट, ये हमारा स्टेमन है जो कि मेल वाला पार्ट होता है, जिसके ऊपर के पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथर, और इस डंडी वाले पार्ट को हम लोग कह देते हैं फिलामेंट। ठीक है, आइए उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, 2 पॉइंट और है। द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। अच्छा एक बात बताइए, क्या फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहता है क्या? नहीं, वो बदलता रहता है ना, मतलब कि कोई भी फ्लावर का स्ट्रक्चर हमेशा सेम नहीं रहेगा, वो बदलता रहता है। द नंबर ऑफ पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो जब सारे फ्लावर एक जैसे नहीं हैं, एक जैसे दिखते भी नहीं हैं, तो सारे फ्लावर्स में पेटल्स का नंबर, सेपल्स का नंबर, है ना, फिर से पिस्टिल का नंबर, स्टेमेंस का नंबर, इन सभी का नंबर अलग अलग होता है। मतलब किसी में थोड़ा कम पाए जाएंगे और किसी में थोड़ा ज़्यादा पाए जाएंगे। तो चूँकि फ्लावर हमारा अलग अलग है, फ्लावर सारे फ्लावर एक जैसे नहीं होते हैं, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ सेपल्स, नंबर ऑफ स्टेमेंस, नंबर ऑफ पिस्टिल्स, सब वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से समझ लिया, और ये वाले टॉपिक को भी आपने समझा। अब बताइए चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग इसको इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।